नमस्कार, मैं अतुल द्विवेदी स्वागत करता हूँ आप सभी का सटीक चैनल पर। आज हम बात करेंगे पॉलिटिकल घटनाक्रम, जो कि लोकसभा चुनाव 2024 के बाद हमारे सामने खड़ा हुआ है। कल जब कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, तो कांग्रेस ने इस बात को डिनाई नहीं किया कि इंडिया गठबंधन सरकार बनाने का दावा पेश करेगा कि नहीं करेगा। जबकि हमने देखा कि भाजपा को या एनडीए को पूर्ण पूर्ण रूप से बहुमत मिल चुका है। बीजेपी को तो 240 के आसपास सीटें मिली हैं और अगर देखा और एनडीए को 293 के मुहाने पे खड़ा हुआ है। तो देखा जाए तो एक कंफर्टेबल मेजॉरिटी दिखती है एनडीए को। अब लोगों को जो डाउट है, वो इस बात पे हो रहा है कि चंद्रबाबू नायडू 2018 में एनडीए गठबंधन छोड़ के चले गए थे। और मैं इस ये सब आपको इसलिए बताना चाह रहे हैं कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार जी का कैसा रहा, क्या बैकग्राउंड, किस क्या पॉलिटिकल बिहेवियर रहा है, उसके बेसिस पे। तो 2018 में वो एनडीए छोड़ करके चले गए थे और उन्होंने काफ़ी कंप्लेन की थी कि हमारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं हो रहा है और उनकी पॉलिसीज़ से खुश नहीं थे मोदी जी के। और दूसरी चीज़ जो हुई कि अ, उस समय और 1 साल से पिछले 1 साल से चंद्रबाबू नायडू चाहते थे कि बीजेपी के साथ किसी भी तरीके से उनका गठबंधन हो जाए। बीजेपी ने उनको वेटिंग रूम में रखा एक तरीके से और टीडीपी और वाईएसआर के बीच में बीजेपी तौलती रही एक तरीके से कि किससे के साथ जाना चाहिए। दूसरी तरफ है नीतीश कुमार जी। तो नीतीश कुमार जी के तो अभी कह नहीं सकते। मैंने एक फ़रवरी में एक ऐसे ही अपने दोस्तों के साथ गॉसिप में कहा था कि कहीं इंडिया गठबंधन का ऐसा कोई प्लान तो नहीं है कि बोले कि बीजेपी के साथ हम जाएँगे तो ऐसा हो जाएगा, कहीं सीटें कम ना हो जाए, तो जाओ बीजेपी के साथ ही सीट ले लो और उसके बाद जब सरकार बननी होगी तो वापस आ जाना, समथिंग लाइक दैट, बट दैट वाज़ अ जोक। तो इसी बैकग्राउंड के ऊपर हम थोड़ी बात करेंगे कि कौन कैसी सरकार बना सकता है। तो हमारे साथ जुड़े हुए अमित शुक्ला, जो कि पॉलिटिकल एनालिसिस करते हैं हमारे लिए और को को-फाउंडर हैं सटीक के। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि कैसे जो है तो हम ये पॉलिटिकल सिनेरियो किस तरीके का मोड़ लेता है। स्वागत है अमित आपका। चलिए धन्यवाद। बात करते हैं आज हम पहले स्टार्ट करते हैं चंद्रबाबू नायडू के बारे में कि क्या हो सकता है? जी। तो चंद्रबाबू नायडू जैसा कि सब जानते हैं एक वेटरन पॉलिटिशियन है, एक्सपर्ट हैं वो भी अपनी इस फील्ड में। आंध्रा में काफी उनका दबदबा है, इवन दो वो इलेक्शन हार गए थे पिछली बार जगन से, और थोड़ा सा पॉलिटिकल क्राइसिस सा था उनकी पार्टी में भी, उनकी पोजीशन को लेके भी। लेकिन वो एक हमेशा से आंध्रा में एक दमदार नेता रहे हैं। आम, अ, और वो एक और दिलचस्प चीज की, जब वो कंबाइंड आंध्रा के चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे, तब नरेंद्र मोदी गुजरात के चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे। तो एक एक तरीके से दोनों पीयर्स हैं अपने उसमें। तो वो थोड़ी सी एक एक जो पीयर्स के बीच का एक प्रतिस्पर्धा होती है, कंपटीशन होती है, वो भी है। आपने सही कहा, उनका जो एग्जिट हुआ था एनडीए से 2018 में, वो बहुत कॉर्डियल नहीं था। 2019 में बहुत उन्होंने एग्रेसिव कैंपेन किया था अगेंस्ट मोदी, स्पेशली जो जनरल इलेक्शन हुए थे। तो जो हिस्ट्री है हमेशा से थोड़ी टर्बुलेंट सी रही है बीजेपी और चंद्रबाबू नायडू की, स्पेशली मोदी जी की और चंद्रबाबू नायडू की। इस इलेक्शन में उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, और कहीं ना कहीं जो ओवरऑल रिजल्ट आया है एनडीए का बहुत अच्छा आंध्रा में, उसका क्रेडिट चंद्रबाबू नायडू को जाना चाहिए। बिकॉज उन्होंने जैसे इलेक्शन मैनेज किया, इतना आसान नहीं था जगन रेड्डी को हराना, क्योंकि जैसे आप भी बता रहे थे, और काफी सारी स्कीम्स उन्होंने ऐसी लॉन्च की जो जनता के लिए, एटलीस्ट एक तबके के लिए बहुत फायदेमंद रही है। तो काफी अच्छा इलेक्शन उन्होंने लड़ा, और आज वो एक एडवांटेजियस पोजीशन में है। मेरे हिसाब से जो चंद्रबाबू नायडू और नीतीश जी दोनों अभी इस पोजीशन पे हैं जहाँ पे वो अपना बेस्ट पॉसिबल नेगोशिएट करेंगे कि मुझे कहाँ ज़्यादा मंत्रालय मिलते हैं, कहाँ चंद्रबाबू नायडू का ये भी रहता है आंध्र प्रदेश को कहाँ ज़्यादा फायदा होगा। क्योंकि वो वहाँ पे मोस्ट लाइकली, अगर अगर उनको बहुत अच्छी बर्थ नहीं मिलती, तो सीएम बनेंगे, या सुनने में आ रहा है कि लोकसभा स्पीकर पद की मांग की गई है। और मतलब अगेन ये सब सोशल मीडिया के गलियारों में जो बातें चल रही हैं। लेकिन अगर नेट नेट बोला जाए, तो आज की डेट में चंद्रबाबू नायडू दोनों में से किसी के साथ भी जा सकते हैं। उनको जहां ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, ज्यादा मंत्री पद मिलेंगे, और जहां पे आंध्रा का
ज्यादा फायदा होता हुआ उन्हें दिखेगा। हाँ, बिल्कुल। इसमें एक और चीज़ है जो कि मैं ऐड करना चाहता हूँ कि अ, अभी जो है तो 2-3 इवेंट्स मैं आपके साथ सामने रखता हूँ। जयराम रमेश के कई सारे ट्वीट्स हैं, जो कि पुराने कई सारे जो वीडियोज़ थे, नरेंद्र मोदी जी ने जब उनको कहा था कि कितनी बार आप पलट गए, इस तरीके का एक वीडियो चल रहा है ट्विटर पे। और कल ही जो है तो कांग्रेस ने के ट्विटर हैंडल से कई कुछ ऑफिशियल ऑफिशियल तो नहीं, लेकिन कांग्रेस के जो स्पोक पर्सन है या फिर मीडिया सेल वाले, उनके हैंडल से आया था कि आंध्रा को स्पेशल राज्य का दर्जा दिलाएंगे, बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा दिलाएंगे, इस तरीके की बातें चालू हुई हैं। ये काफी जो है तो हॉट चल रहा है। कांग्रेस बिल्कुल कोशिश कर रही है कि कैसे भी इन दोनों को साथ में लेके आया जाए। और बात एनालिसिस ऐसी है कि अगर दोनों साथ में भी आ जाते हैं, तो भी जो है तो अभी 270 के आसपास, सॉरी 260 के आसपास पहुँचती है जो नंबर्स होते हैं इंडिया गठबंधन के। तो सत्ता की डगर तो बहुत कठिन है इंडिया गठबंधन के लिए, और मुझे लगता नहीं है कि पहुँच पाएँगे। पहुँच गए तो पॉलिटिक्स जैसे कहते हैं ना, अनएक्सपेक्टेड, एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड, तो वैसा है। पर एक बात है इस बारे में कि अब बिहार में नीतीश जी क्या करेंगे? मतलब तेजस्वी का एक भाषण मुझे याद आता है, मोदी जी आप अपनी तो गारंटी ले सकते हैं, हमारे चचा की गारंटी लेकर के बताइए। तो अब चचा की जी गारंटी है इस बार की नहीं है? जी बिल्कुल। नीतीश कुमार एक बहुत ही सीजन पॉलिटिशियन है, और उनको वो पहले ही समझ जाते हैं कि हवा का रुख किस तरफ है। अगेन उनका भी जो रिलेशनशिप रहा है नरेंद्र मोदी जी के साथ, जब वो चीफ मिनिस्टर बिहार के थे और वो गुजरात के थे, हमेशा से एक एक आई थिंक राइवलरी नहीं कहूंगा, बट हमेशा दूरी रहती थी, और उन्होंने एनडीए छोड़ा भी था क्योंकि इनको प्रधानमंत्री पद का कैंडिडेट बना दिया गया था। तो एक एक हमेशा से एक लव हेट रिलेशनशिप, या एक पुश पुल रिलेशनशिप, लव हेट तो बहुत स्ट्रांग वर्ड है, पुश पुल रिलेशनशिप रहा है दोनों का। इस चुनाव में भी हमने देखा कि काफी नीतीश जी को साइडलाइन किया गया कैंपेनिंग के दौरान, कुछ इमेजेस सोशल मीडिया में आई थी। सो नीतीश जी के लिए सारे ऑप्शंस ओपन है, और वो बहुत ही स्मार्ट है। उन्होंने इंडिया वाला भी ऑप्शन ओपन किया होगा, उन्होंने एनडीए विथ मोदी जी ऑप्शन भी ओपन किया होगा, और एनडीए विदाउट मोदी जी ऑप्शन भी ओपन किया होगा। तो वो अब ये देखेंगे कि उनका जो पॉलिटिकल करियर है, उनका जो या उनकी जो पार्टी के लिए सबसे बेनिफिट है, इन तीनों में से कौन सा होगा, और वो उसमें जो भी बेस्ट ऑप्शन होगा वो सेलेक्ट करेंगे। वो बिल्कुल ही दिमाग से जाएंगे, वो कोई इमोशनल डिसीजन नहीं लेंगे कि क्योंकि मेरा मतलब ज्यादा इंटीग्रेशन उनका कहीं ना कहीं इंडिया अलायंस के साथ है, क्योंकि वो सोशल जस्टिस की बात करते हैं, जो जो पॉलिटिक्स है उनकी, समाजवाद वाली पॉलिटिक्स, वो ज्यादा इंटीग्रेशन इंडिया हाँ, अलायंस के साथ है। मुस्लिम्स लेकिन का भी वो काफ़ी उनको सपोर्ट मिलता है। रैशनली डिसीजन लेंगे कि जो उनके लिए, उनकी पार्टी के लिए सबसे बेस्ट हो, जहाँ पे उनको सबसे अच्छे मंत्री पद मिल रहे हों, जहाँ पे उनकी अगले 5 साल में बिहार की पॉलिटिक्स सेफ रहे और सेंट्रल पॉलिटिक्स में उनका एक इन्फ्लुएंस रहे। तो उस हिसाब से तो मैंने कहा उनके तीनों ऑप्शन खुले हुए हैं, विथ मोदी जी एनडीए, विदाउट मोदी जी एनडीए, और इंडिया अलायंस। इस पे कल की 2 से 3 खबरें हैं और आज की 1 खबर है, उसके ऊपर भी मैं आपका व्यू जानना चाहूँगा। ये तो हो गए नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू। जैसा कि मैंने कहा कि इंडिया गठबंधन से ये दोनों जाके जुड़ जाते हैं, तो भी हो नहीं पाएगा, नंबर्स कंप्लीट नहीं होते इंडिया गठबंधन के। अब दूसरी खबर आती है महाराष्ट्र से, 2 खबरें महाराष्ट्र से आई। एक खबर महाराष्ट्र से आज सुबह जो चल रही थी कि कई सारे शिवसेना, जो शिंदे गुट शिंदे गुट की है, उसके कई सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो हैं, तो वो उद्धव बाला साहब ठाकरे के साथ में संपर्क में हैं, यूबीटी ग्रुप के साथ में। और दूसरी खबर ये आई कि सांगली की जो सीट थी, वो उद्धव सेना को गई थी। और वहां पे क्या हुआ कि कांग्रेस से बगावत करके, मतलब कहा तो यही गया कि कांग्रेस से के खिलाफ बगावत करके जो कांग्रेसी एक नेता थे, वो खड़े हुए सांगली से। सत्ता के गलियारों में खबर यह है कि उन लोगों, कांग्रेस ने इंटरनली या फिर आउट ऑफ द वे जाकर के उस कैंडिडेट को बहुत सपोर्ट किया। ऊपर ऊपर से तो नहीं किया, मतलब ओपनली नहीं किया, बट हाँ काफी अंदर से ऑर्गेनाइजेशन का काफी सपोर्ट रहा, जिसकी वजह से सांगली की सीट उद्धव सेना हार गई। और वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो कि शायद जिनका कांग्रेस से कनेक्शन है, वो जीत गए।
इस वजह से भी उद्धव ठाकरे काफ़ी नाराज़ हैं और शायद आज वो इंडिया गठबंधन की बैठक में दिल्ली में जो हो रही है, अभी 5 बजे से है, शायद उसमें नहीं गए हैं। अब हमें पता नहीं कि उनकी तरफ से कोई गया है कि नहीं गया है। हो सकता है आदित्य ठाकरे गए हों, हो सकता है कि संजय राउत गए हों। अगर संजय राउत और आदित्य ठाकरे भी जाते हैं तो हो सकता है तो मतलब माना जाएगा कि उनका रिप्रेजेंटेशन है, बट अभी कोई जानकारी नहीं है इस बारे में। आपका क्या विचार है इसमें? अब देखिए, अब सत्ता का खेल है, अब नंबर्स का खेल है। हर किसी के पास हर किसी जिसके पास भी नंबर है उसके पास एक बार्गेनिंग पावर है, चाहे वो नीतीश हो, चाहे वो उद्धव हो, चाहे वो चंद्रबाबू नायडू हो। सांगली वाला बड़ा ही स्पेसिफिक केस है। मुझे याद आता है कि इस सीट के ऊपर दोनों पक्षों ने क्लेम किया था कि हमें लड़ना चाहिए और हम जीत सकते हैं। और आई थिंक फिर फाइनली वो उद्धव ठाकरे के पक्ष में वो सीट गई थी। एंड वो मैं उनके बारे में पढ़ रहा था, जो जो इंडिपेंडेंट लीडर हैं और जो कांग्रेस के साथ हैं, वो दादा, एक्चुअली काफी पॉपुलर जगह पे। नाम मुझे दादा याद बोल नहीं आ रहा। कुछ पाटिल अ, हाँ समवेयर नाम पाटिल, मुझे। बट नाम नहीं याद आ रहा। वो काफी पॉपुलर है उस जगह पे, तो उनका जीतना बनता है। और क्योंकि अगेन वो भले ही इंडिपेंडेंट लड़े, लेकिन जो कांग्रेस का वहाँ पे ग्रास रूट लेवल का वर्कर है उनसे बहुत कनेक्टेड है, तो वो सपोर्ट करेगा ही। मुझे ऐसा लगता है कि जो महाराष्ट्र में अलायंस बना है, एमवीए, वो थोड़ी मेच्योरिटी स्टेज पे आ गया है। अब तो ये छोटे मोटे इश्यूज होंगे, लेकिन मुझे लगता है कि इवेंचुअली ये लोग सॉर्ट आउट कर लेंगे, क्योंकि एक बड़ा विधानसभा चुनाव भी आने वाला है। और बेस्ट वे पॉसिबल ये तीनों दलों के लिए, चाहे वो शिवसेना, उद्धव ठाकरे वाला खेमा हो, चाहे एनसीपी हो, चाहे कांग्रेस, की एक साथ लड़के अगर ये लड़ेंगे तो विधानसभा चुनाव जीतने के, तो मुझे लगता है कि वो एक लार्जर लार्जर जो गोल है उसके लिए ये जो इश्यूज हैं इनको साइडलाइन कर सकते हैं। ये मेरी मेरी थिंकिंग है। और दूसरा सवाल जो आपने पूछा कि शिंदे सेना वाला, तो यहाँ महाराष्ट्र में हम लोग सुबह ही डिस्कस कर रहे थे कि लीडर्स का अपना खुद का वोट बैंक है। तो पार्टीज इंपॉर्टेंट है, चिन्ह इंपॉर्टेंट है, लीडर्स का अपना खुद का वोट बैंक है। तो जो शिंदे सेना के लीडर्स जो जीते हैं उनका खुद का भी एक अच्छा खासा जनाधार है। तो और वो सारे, ये तो आपको पता ही है कि जब ये सरकार बनाने की कवायद चल रही है, तो सब हर कोई अवसर का लाभ उठाना चाहेगा, और बिल्कुल दोनों सही। तरफ से उठाना चाहेगा, इंडिया की तरफ से भी, इंडिया की तरफ से भी। अब वही है कि अब जैसे अटल बिहारी वाजपेयी कहते थे कि सत्ता बल आंकड़ों का खेल है। तो आंकड़ों का खेल हो रहा है अब। अ, जिस तरफ कहते हैं ना, आंकड़े ज्यादा होंगे वो सरकार बनाएंगे। होता है, सही बात है। शायद भाजपा कार्यालय में 10 साल बाद एनडीए जिंदाबाद के नारे लगे होंगे। ये भी एक गजब की बात हुई है। चलिए, एक चीज तो आई कि शायद कोलिशन पॉलिटिक्स की वापस एंट्री हो गई है भारत में। और जी बिल्कुल। मैं अब तो एक छत्र साम्राज्य देख करके उधर, जब मैं इंदिरा जी को याद करता हूँ और अभी अगर इधर का याद करता हूँ, तो मुझे लगता है कि कोलिशन गवर्नमेंट्स काफी बेहतर हो सकती हैं। चंद्रशेखर जी का एक अगर मैं सही हूं तो चंद्रशेखर जी कहते थे कि एक मजबूत सरकार से मजबूर सरकार बेहतर होती है, क्योंकि वो जनता के बारे में सोच के फैसला लेती है। उसे ये नहीं लगता है कि जो मैं कर रहा हूं वो सही ही है। वो पहले जांचती है, फिर सही फैसले लेती है। तो बिल्कुल, इसी अगर आप नोट पे देखें हमारी पिछली हम्म। 25-30 सालों की हिस्ट्री रही है, चाहे वो नरसिम्हा राव की सरकार थी, अल्पमत की सरकार थी, चाहे वाजपेयी जी ने 6 साल अलग अलग दलों के साथ संगठन करके बनाया, चाहे वो डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार है, तो अल्पमत वाली सरकार, और हमारी इकोनॉमी ग्रोथ और दूसरे जो ग्रोथ पैरामीटर्स है उनमें हमने काफी अच्छा किया है। तो जो अल्पमत की कोलिशन गवर्नमेंट होती है उनका कोई ऐसा खराब ट्रैक रिकॉर्ड नहीं रहा है, अच्छा रहा है ट्रैक रिकॉर्ड। और वो होता ही है कि अगर आप कंपटीशन हो, अगर आप कोई मॉनिटर करने वाला हो तो आप ज्यादा अच्छा काम करते हो। ये लॉजिकल बात भी है। तो मॉनिटरिंग होनी चाहिए। किसी को एब्सोल्यूट पावर नहीं मिलनी चाहिए, किसी को, चाहे वो किसी भी दल का हो। बिल्कुल सही बात है। और एक बहुत बड़ी कंप्लेन रही है जो अभी इस बार अपोजिशन की पिछले 10 सालों में, खासतौर से पिछले 5 सालों में, कि सेलेक्ट कमेटी में सिर्फ 13% से या 14% बिल जाते हैं जो सेलेक्ट कमेटी में डिस्कशन में जाते हैं।
कई सारे बिल्स जो होते हैं बिना अपोजिशन के पास हो जाते हैं और मतलब लॉट ऑफ थिंग्स जो कि नहीं सही चल रही थी। शायद इस बार जो है तो ये चीज़ें बदलेंगी। शायद सरकार जो है तो ज़्यादा स लोगों के साथ में लेके चलने का प्रयास करेगी और पॉपुलर डिसीज़न लेगी जो कि जॉब से रिलेटेड हो सकते हैं, महँगाई कंट्रोल करने से रिलेटेड हो सकते हैं, जो बेसिकली रोटी कपड़ा और मकान वाले जो हमारे मुद्दे हैं, शायद फिर से एक बार केंद्र में इस समय है। क्योंकि महँगाई तो हम जानते हैं बहुत बढ़ी हुई है। आखिरी सवाल, अभी आपको क्या लगता है कि अगर इंडिया गठबंधन को कोई भी चांस मिलता है कि वो सरकार बना सकते हैं, तो क्या उन्हें सरकार बनानी चाहिए, कोalition गवर्नमेंट? और क्या ये 100 सीट वाली कांग्रेस, सिर्फ 101 सीटें हैं, अगर 2 इंडिपेंडेंट मिला लिए जाएँ, पप्पू यादव और सांगली को मिला लिया जाए, तो 101 सीटों वाली कांग्रेस, क्या वो उसी तरीके से परफॉर्म कर पाएगी? जैसा कि 146 सीट वाली कांग्रेस ने किया था, 142 सीट वाली कांग्रेस ने 2004 में किया था। बिल्कुल। तो देखिए इस समय सरकार बनाने का जो एडवांटेज है वो एनडीए के पास है, क्योंकि उनके पास अगर एनडीए जो प्री पोल अलायंस था उसके हिसाब से वो 290 प्लस सीटों पे बैठे हुए हैं। अब अगर इंडिया को सरकार बनानी है तो ऐसा होगा कि फॉर एनडीए एवरीथिंग हैज टू गो रॉन्ग एंड फॉर इंडिया एवरीथिंग हैज टू गो राइट। एंड जनरली ये बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड होता नहीं है। तो चांसेस बहुत कम है, लेकिन अगेन ये सत्ता की गलियारों का खेल है, किसी को कुछ नहीं पता क्या होने वाला है आने वाले समय में। दूसरा जो आपने सवाल किया कि सरकार बनानी चाहिए, तो मेरे हिसाब से बिल्कुल बनानी चाहिए। अगर अगर अवसर मिल रहा है तो उसका लाभ लेने में कोई हर्ज नहीं है। और बहुत से हमने इंस्टेंस देखे हैं, हिस्टोरिकली हमने देखा हुआ है कि जब 120 सीटें बीजेपी की आई थी तो उन्होंने वीपी सिंह को बाहर से समर्थन दिया था। सिमिलरली कांग्रेस ने बाहर से समर्थन दिया था थर्ड फ्रंट को 90s में। 146 सीटों के साथ, जैसे आपने कहा, सरकार ही बनाई थी 2004। तो सरकार बनाने का प्रयास बिल्कुल करना चाहिए, और वो कैसा परफॉर्म करेगी वो आने वाला समय दिखाएगा। लेकिन जैसे कि मैं कह रहा था कि कोलिशन गवर्नमेंट का ट्रैक रिकॉर्ड इतना खराब नहीं रहा है हमारे देश में। इनफैक्ट दे हैव डन वेल, इकोनॉमी ग्रो करी है और भी बहुत सारे इंडिकेटर्स में अच्छा किया है। तो वो आने वाला टाइम बताएगा कैसा करेगी, बट वो मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं देशवासियों को भी समझ में आ रहा है कि अच्छी सरकार चलाने के लिए संख्या बल से ज्यादा, संख्या बल ऐसा नहीं है कि 400 संख्या बल चाहिए अच्छी सरकार चलाने का। राजीव गांधी के भी 414 एमपीज थे, बट ऐसा नहीं बहुत अच्छी सरकार उन्होंने चलाई थी। तो आपको और बहुत सारी चीजें चाहिए होती, संख्या बल इज वन ऑफ them। सही बात है। अटल बिहारी वाजपेयी और मनमोहन सिंह की सरकार का एग्जाम्पल ले सकते हैं। दोनों ने सक्सेसफुली अपना-अपना टेन्योर 2 बार मनमोहन सिंह ने, 1 बार अटल जी ने अपना टेन्योर कंप्लीट किया और सफलता से के साथ कोalition गवर्नमेंट चलाई। ये दोनों के अपने-अपने अचीवमेंट्स हैं इकोनॉमिक ग्रोथ में, जीडीपी ग्रोथ में, पर कैपिटा इनकम ग्रोथ में। तो बिल्कुल तो कोalition गवर्नमेंट्स तो कोई ऐसा हमारे पास प्रूफ नहीं है कि कोalition गवर्नमेंट सक्सेसफुल नहीं होती हैं। चलिए, इसी के साथ अभी समाप्त करते हैं ये और फिर से जुड़ेंगे हम। देखते हैं कि कौन कहाँ कैसी कोशिशें कर रहा है और हमारी नज़र रहेगी इस पर। हमारे दर्शकों को धन्यवाद। आप ज़रूर हमारा वीडियो देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। धन्यवाद।